इसमें लिखा है कोई फलन दिया गया है f(x) बराबर ये कोई फलन है, इस फलन का उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात करिए, है ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत सिंपल सा काम होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और इस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, दो टेस्ट हम यहाँ पर जानते हैं कि किसी फलन का उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास, जबकि हम एक ही टेस्ट का अक्सर यूज करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही हम यूज करते हैं हर प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर क्या है, देखो फलन हमारा इस प्रकार से दिया जाता है, ये f(x) बराबर क्या है, देखो 3x की पावर 4 प्लस में यहाँ पर है 4x का क्यूब, फिर है माइनस में 12x का स्क्वायर, फिर है यहाँ पर प्लस में 12। ठीक है, इसका उच्चतम और निम्नतम मान दोनों मान हमसे पूछे गए हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो ध्यान से कैसे करना होता है इसका, हमें उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर इस फलन का हम 2 बार अवकलन करते हैं। पहली बार अवकलन करो तो इसको f' लिखेंगे, और यहाँ पर देखो इसका अवकलन 4 तिया 12 x का क्यूब प्लस में 3 चौको 12, यहाँ भी होगा x का स्क्वायर, माइनस में 12 दूनी 24x हो जाएगा, और ये अचर का अवकलन 0 होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दूसरी बार फिर से अवकलन करें तो f' का मान कितना हो जाएगा, 12 तिया 36x का स्क्वायर प्लस में 12 दूनी 24x माइनस में इधर 24। इतनी बात क्लियर बच्चों। ये दिया गया फलन है, यहाँ पर पहली बार अवकलन किया है ये एक बन गया, और यहाँ पर एक दूसरी बार जब अवकलन किया है तो ये दूसरा तीसरा समीकरण बन गया। 3 समीकरण हमने बना लिए। यहाँ पर क्या करते हैं, उच्चतम f(x) की उच्चतम या निम्नतम के होने के लिए इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f' इक्वल टू 0। ठीक है, f(x) के उच्चतम या निम्नतम होने के लिए f' को क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो f' 0 लिखो तो यहाँ पर हो जाएगा देखो 12x का क्यूब प्लस में 12x स्क्वायर, माइनस में लिखो 24x और इधर बराबर में 0 लिख दो। ठीक है, इस पूरे को f' को क्या लिख लिया, 0। चाहो तो एक बात और समझ में आ रही होगी कि 12x सब में से कॉमन है, तो यहाँ बचेगा स्क्वायर, x का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर x अकेला बचेगा, यहाँ पर माइनस में 12 दूनी 24 2 बचेगा, और यहाँ बराबर 0 लिख दें। तो यदि इसको और थोड़ा आगे लिखें, 12 तो पहले 0 में भेज दें तो x अकेला बचेगा, इस पर यहाँ गुणनखंड कर दें तो x माइनस में गुणनखंड कर दें x प्लस 2 इंटू x माइनस 1, है ना, शॉर्ट में बिल्कुल कर ली भाई। 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाओगे, 2 प्लस का है 1 घटेगा तो 1 बचेगा, और 2 एकम 2 माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने त्रिपद से इसके गुणनखंड कर लिया, ऐसे समझो। तो यहाँ से बच्चों अगर 3 गुणनखंडों का गुणनफल 0 है, या तो ये 0 अदरवाइज ये 0 अदरवाइज ये 0, तो यहाँ पर x का मान 0 हो सकता है। x इसका मान जब 0 लिखोगे तो x का मान कितना, -2 लिखना है, और इसको 0 लिखोगे तो x का मान 1 लिखना है। ठीक है, तो x के 3 मान मिले, इन तीनों मानों को क्या कहते हैं पता है, ये बिंदु जो होते हैं उनको क्रिटिकल बिंदु कहते हैं ना। क्रिटिकल बिंदु यहां पर मिल गए, क्रांतिक बिंदु जिनको कहते हैं। इन क्रांतिक बिंदुओं पर हमें क्या देखना होता है, f' का मान देखना है। तो f'' का मान देखना है, तो f'' 0 बराबर, मतलब x का मान 0 लिखो। तो जैसे ही हम x का मान 0 लिखेंगे तो यहां पर क्या होगा, देखो ध्यान दें, इसको हम लिखेंगे 36, क्या लिखेंगे इसको हम यहां पर लिखेंगे 0, इसको भी 0, तो माइनस का 24 लिखेंगे, 0 प्लस यहां पर 0 और ये माइनस में 24 लिखो, तो बच्चों यहां पर माइनस वैल्यू हमें देखो मिलेगी, है ना, माइनस का 24 मिला है, मतलब माइनस वैल्यू। x बराबर 0 पर फलन f'' का मान माइनस में है, इसका मतलब ये मैक्सिमा है। माइनस वैल्यू मिले तो मैक्सिमा और प्लस वैल्यू मिले तो मिनिमा। ठीक है, अच्छा भाई, ठीक। इसके बाद यहाँ सब पे अलग अलग चेक कर लेते हैं। f'' का मान -2 पर निकालो, है ना, x बराबर -2 पर सेकेंड डेरिवेटिव का मान निकालो। माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है, देखो यहाँ पर x का मान -2 लिखो, यहाँ भी लिखो -2, तो यहाँ पर आपको लिखना है 36 गुणे -2, इसका स्क्वायर लिखना है, प्लस यहाँ पर लिखना है देखो 24 गुणे माइनस का 2 लिखना है, माइनस में 24 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 36 चौको 144 लिखना है,
प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 12, 24 दूनी 48 लिखना है, माइनस में 24 लिखना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर 144 माइनस 4 8 4 12 और 6 और 1 7, 72 घटाओ तो 72 ही बचेगा प्लस में। तो बच्चों जब प्लस वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या है, मिनिमा है। क्या है ये, मिनिमा है। यहाँ पर निम्नतम मान है, यहाँ पर उच्चतम मान है। अच्छा यहाँ पर चेक करो, x बराबर 1 पर चेक करो, x बराबर 1 पर f डबल डैश 1 का मान कितना होगा। आप देखो यहाँ से लिख के कि भाई यहाँ पर 36 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 24 गुणा 1 लिखो, माइनस में 24 लिखो। तो बच्चों इस तरीके से हमें यहाँ 24 माइनस 24 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का 36 मिलेगा। यहाँ भी देखो प्लस वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये भी आपका क्या है, मिनिमा है। ठीक है, यहाँ भी फलन हमारा मिनिमा है। तो मिनिमा फलन दो जगह है, एक जगह कहाँ पर, इस जगह पर भी मिनिमा है और इस जगह भी मिनिमा है, लेकिन एक जगह पर केवल मैक्सिमा है। तो यहाँ पर मैक्सिमा वैल्यू मिनिमा वैल्यू आपसे पूछी गई है। यहाँ पर देखो x बराबर 0 पर f0 का मान कितना होगा। यहाँ पर देखिए 3 गुणे 0 लिखो, 4 गुणे 0 लिखो, माइनस 12 गुणे 0 लिखो और प्लस में 12 लिखना है। तो इस तरीके से 12 वैल्यू जो मिली है वो उच्चतम मान है। देखो ध्यान से, क्या है, उच्चतम मान। 12 वैल्यू क्या है, उच्चतम मान है। अच्छा भाई, इसके बाद देखो निम्नतम मान की बात करो। निम्नतम मान कौन सा है, देखो यहाँ पर x बराबर -2 पर चेक करें तो x बराबर -2 पर f -2 का मान देखो निकालो। यहाँ पर 3 इंटू -2 का लिखना है 4 पावर, प्लस में यहाँ लिखो 4 इंटू -2 का क्यूब लिखना है, माइनस में 12 इंटू में -2 का स्क्वायर लिखना है, प्लस में 12। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 पावर है प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और ये 8 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48 लिखो। यहाँ प्लस का 48 हो जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा 8 चौको 32 और ये भी आपका माइनस में ही होगा। देखो 2 दूनी 4, प्लस का हो जाएगा 4 और 12 चौको 48 और प्लस में इधर 12, तो ये 48 48 कट गई। यहाँ 32 में से ये आपको 12 घटा देना है, तो माइनस का कितना बचेगा, 20। ठीक है, माइनस का कितना, 20। तो ये आपकी निम्नतम मान निकल के आया है। निम्नतम मान, उच्चतम मान, निम्नतम मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, निम्नतम मान आपको यहाँ लिखना है कितना, माइनस का 20। उच्चतम मान क्या लिखना है आपको, 12 लिखना है। ठीक है, उच्चतम मान निम्नतम मान दोनों निकल के आए। अच्छा यहाँ पर देखो x बराबर 1 पर, देखो x बराबर 1 पर भी आप निकालो तो x बराबर 1 पर देखो कितना निकलेगा, f1 का मान यहाँ देखो लिख के, तो यहाँ लिखना है 3 इंटू 1 की पावर 4 लिखना है, प्लस में 4 इंटू 1 का क्यूब लिखना है, माइनस में 12 इंटू 1 का स्क्वायर लिखना है, प्लस का 12। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 4 और ये माइनस का 12 और ये प्लस का 12, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो कह सकते हैं 4 3 7। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर देखो ये भी x बराबर 1 पर क्या है, x बराबर 1 पर फलन हमारा क्या है, मिनिमा है, मतलब निम्नलिखित मान है। तो निम्नलिखित मान तो है, लेकिन यहाँ भी देखो निम्नलिखित है, ये सबसे छोटा, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा, है ना, निरपेक्ष निम्नतम मान। तो ये निरपेक्ष मतलब ये निम्नतम तो है, लेकिन ये निम्नतम से भी निम्नतम है ना। तो इसको क्या कहेंगे, निरपेक्ष निम्नतम मान है। निरपेक्ष निम्नतम मान का माइनस का 20 है, निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है, -20। और जो उच्चतम मान है वो आपका क्या है, इसको निरपेक्ष उच्चतम कह सकते हो या फिर उच्चतम ही कह सकते हो, क्योंकि उच्चतम तो केवल एक ही जगह है ना, है ना, उच्चतम एक जगह है। 2 जगह आपका निम्नतम है, एक जगह उच्चतम है। उच्चतम ये है और यहां पर 2 जगह जहां निम्नतम है, उन निम्नतम में से जो सबसे छोटा है वो ये है, इसको कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया उच्चतम मान और निम्नतम मान हमसे पूछा गया था। तो ये आपको लिखना है निम्नतम मान है और ये आपको लिखना है उच्चतम मान। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 खापर। 6 खा बच्चों बहुत बार आया है
है ना, ऐसे कह सकते हैं। ये तो आना ही आना है, प्रश्न हर बार आता है, केवल और केवल आपको संख्या बदल के मिलेगी, बाकी हर बार आता है, इसमें तो कोई समस्या ही वाली बात नहीं। उद्देश्य फलन z का मान दिया जाता है और ये असमकाएं दी जाती हैं, तो इन असमकाओं को क्या करना है, यहाँ पर आलेख खींचना होता है, और इस आलेख में जो आपका उभयनिष्ठ बिंदु होता है ना, जो ये कह सकते हैं उभयनिष्ठ क्षेत्र होता है, उन उभयनिष्ठ क्षेत्र को हम सुसंगत हल क्षेत्र कहते हैं। और उस क्षेत्र के जो कोणीय बिंदु होते हैं, उन कोणीय बिंदुओं पर मतलब कॉर्नर पॉइंट जिनको कहें, तो उन कॉर्नर पॉइंटों पर हमें z का मान ज्ञात करना होता है। जिस बिंदु पर z का सबसे ज्यादा मान होता है उसको हम अधिकतम मान कहेंगे, और जहां पर सबसे कम मान होता है उसको निम्नतम मान कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये तो यार हर एक में किया गया है, आपको खुद करना है। ठीक है, तो बाय द वे अगर कोई समस्या आती है तो हमसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर गा की ओर। देखो गा क्वेश्चन भी बच्चों बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा और करवाया भी गया है। थोड़ा हिंट करेंगे, देखो गा वाला प्रश्न है हमारा इस तरीके से, इंटीग्रेशन 0 से पाई, और यहां पर लिखा है x इंटू में dx, फिर नीचे बटे में लिखा है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारा इसका समाकलन करना है, निश्चित समाकलन का प्रश्न है। आंसर ले आना है पाई स्क्वायर बटे में 2ab। बोलो याद करो, थोड़ा याद करो कि हाँ वास्तव में ये पीछे बताया गया कि नहीं। अगर आपने पढ़ा होगा, पीछे के साइड पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि भाई ये तो 2-4 बार आया है। ठीक है, बहुत सेटों में आया है। तो क्या करते हैं, इसको i बराबर ऐसे लिखते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई x इंटू में dx, नीचे क्या लिखना है, देखो a का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में b का स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इस पर डाल लेते हैं 1 नंबर। इसके बाद यहां पर हमें प्रॉपर्टी लगानी है 0 टू a वाली। देखो यहां पर एक प्रॉपर्टी जो लगाते हैं उसको लिखो, क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू a f(x) dx बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू dx। ये होता है, ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो 0 टू a इसी फॉर्मेट में है ना, तो क्या करना है, इस a में से x को घटाते हैं, तो पाई में से x को घटाओगे, यहां पर लिखना है पाई माइनस एक्स इंटू में dx, और नीचे लिमिट नहीं बदलना है, 0 टू पाई ज्यों की त्यों रखनी है। नीचे क्या करना है, इसी प्रकार बिल्कुल जैसे ऊपर हमने x पाई में से x घटाया, वैसे ही आपको x, ये आपको जो x लिखा है इस x को भी पाई माइनस एक्स लिखना है। तो a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, यहाँ पाई माइनस एक्स लिखो, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहां भी पाई माइनस एक्स लिखो। ठीक है, इसके बाद की बात देखो 0 टू पाई, और ये है हमारे पास पाई माइनस एक्स इंटू में dx लिखना है। नीचे बटे में क्या लिखना है, नीचे बटे में देखो यहां a स्क्वायर है, कॉस पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर है तो ये भी प्लस का ही हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स लिखना है प्लस, और यहां पर तो बिल्कुल ठीक है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा लिया। चलो भाई ठीक है, यहां पर इसका नंबर डाल लेते हैं 2। अब समीकरण दोनों जोड़ दें, क्या यहां लिखो, समीकरण 1 प्लस 2 से 1 और 2 दोनों के जोड़ने से हमें i और i का जोड़ 2i मिलेगा। इंटीग्रेशन 0 टू पाई लिखो, यहां से देखो x dx, और यहां भी देखो पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, हर आपका ज्यों का त्यों बराबर है, दोनों का ही हर बराबर है। dx dx कॉमन ले ली जाए तो यहां पर देखो x के साथ में जोड़ना है पाई माइनस एक्स, और ये dx कॉमन वाला लिख लें, और हर में ये भी संख्या कॉमन है, हर वाली संख्या, तो इसको भी a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसको भी आप यूं कहते हो लिखो। ठीक है, ये x माइनस प्लस का है, कैंसिल हो जाए, पाई बाहर निकालो, तो यहां से देखो 2i बराबर पाई बाहर आ गया, 0 टू पाई लिखो, और यहां पर 1 इंटू dx अपॉन में a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में यहां लिखना है प्लस में यहां क्या लिखना है, बी स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर एक्स लिखना है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर देखो इसको हम थोड़ा सा कैसे बदलते हैं, याद करो, इसको हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर से भाग करते हैं, अंश और हर दोनों में ही कॉस स्क्वायर से भाग करते हैं। तो यहां पर देखो 2i
बराबर चल रहा है पाई, इंटीग्रेशन है 0 टू पाई। अगर हम यहाँ पर 1 में कॉस स्क्वायर से भाग करेंगे तो 1 कॉस स्क्वायर को यहाँ डायरेक्ट लिख लिया है बच्चों। यहाँ पर देखो 1 कॉस स्क्वायर को क्या लिख दिया हमने, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ भी कॉस स्क्वायर से भाग करोगे तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, केवल ए स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पर प्लस, यहाँ देखो कॉस स्क्वायर से भाग करोगे तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर लिखना है, बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर एक्स। क्या लिखो यहाँ पर, बी स्क्वायर इंटू में टेन स्क्वायर एक्स। अंश और हर दोनों में ही कॉस स्क्वायर एक्स से भाग किया है। ठीक है, अब देखो जो एक काम करते हैं यहाँ पर, इसमें ये देखो ये सम फलन है ना, x के जगह पर -x लिख दिया जाए तो इस फलन पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ रहा है। सम फलन जब होता है तो यहाँ क्या करते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं फलन में, और ये 0 टू π/2 लिमिट हमारा हो जाएगा। यहाँ पर लिखना है सेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx, और नीचे बटे में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर इंटू में टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स लिखना है। ठीक है, और ये हमारा 2i चल रहा था तो यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये i बराबर बचेगा पाई इंटीग्रेशन 0 टू π/2, और यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, जबकि नीचे ध्यान से देखो तो a स्क्वायर प्लस b टेन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, इसको ऐसे ही देखो लिख सकते हो, बोलो लिख सकते कि नहीं, b का स्क्वायर इंटू टेन का स्क्वायर लिखा है तो b टेन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसको मानो t, तो ये अब बिल्कुल आसान से देखो इसको क्या करोगे, b टेन एक्स को हम मानेंगे t, तो b अपना कांस्टेंट है, टेन एक्स का अवकलन पता ही है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx होता है, बराबर यहाँ लिखते हैं dt, और b का इधर भाग करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx बराबर 1/b इंटू dt लिखना है। ठीक है, लिमिट चेंज करो, जब x का मान हम π/2 लिखेंगे, x बराबर π/2, यहाँ x का मान π/2 लिख दिया जाए तो 10/90 का मान अनंत होता है, तो कहेंगे आप t बराबर अनंत हो जाएगा। और जब x का मान हम 0 लिखेंगे तो 0 लिखते ही 10 0 का मान 0 होता है, तो t बराबर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लिमिट हमारी हो जाएगी, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से अनंत हो जाएगी। ऊपर आपको सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पर आपको 1/b इंटू dt लिखना है, जबकि नीचे बटे में a का स्क्वायर प्लस यहाँ t का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान सही हो गया है ना, 1/b बाहर निकालो, और ये 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a इंटू में टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह t है और बटे में a लिखना है। लिमिट हमारे पास है 0 टू अनंत। 1/, में यहाँ क्या चल रहा है, देखो पाई तो पहले से है ना, पाई को भी रखना है, पाई को भी आपको रखना है। ठीक है, तो ये पाई बटे में ab इंटू में टेन इनवर्स अनंत माइनस टेन इनवर्स 0। अब बच्चों टेन इनवर्स अनंत का भी मान आपको पता है ना, कितना होता है, ये होता है टेन इनवर्स अनंत बराबर π/2 होता है, माइनस टेन इनवर्स 0 का मान 0 होता है। तो इसका आंसर आपका कितना आएगा, देखो पाई और पाई का गुणा पाई स्क्वायर बटे में 2ab, तो i बराबर आप यहाँ लिखो पाई का स्क्वायर बटे में 2ab। ये बच्चों इसका देखो आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्लियर है बात, तो इस तरीके से करना है, बहुत बार पूछा गया, अच्छा प्रश्न है, नोट करें। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो एक मध्यमान प्रमेय का प्रश्न है, ये भी आपसे पूछा नहीं जाएगा इस बार। रोले का प्रमेय, मध्यमान प्रमेय, दोनों ही प्रमेय आपसे इस बार से नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, तो इस पर फिजूल में आप अपना टाइम खर्च ना करें, हटा दें इसको दिमाग से एकदम। अब आते हैं और अगले प्रश्न की ओर। इंग्या प्रश्न है, 2 पत्ते एक साथ फेंके जा रहे हैं, कम से कम एक 6 आने की प्रयाक्ता। बच्चों ये भी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, प्रयाक्ता बंटन इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में नहीं पूछा जाएगा, तो ये भी आपका प्रयाक्ता का प्रश्न है जो कि आपके बहुत आगे का है। केवल आपको 3 एक्सरसाइज पढ़नी है प्रयाक्ता की, है ना, पहली दूसरी तीसरी 3 एक्सरसाइज केवल पढ़नी है, तो बस आगे के आपको कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखो 6 का 4 प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है। देखो यहाँ पर सार्डिक है और सार्डिक से इसका सिद्ध करके मान दिखाना है। देखो देखिए, अब आपके पास ये है एक सार्डिक बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 6 का 4।
और यहाँ पर एक सार्डिक बना हुआ है, इसमें पहली वाली रो में लिखा है बाई प्लस जेड का स्क्वायर, फिर है एक्स इंटू बाई और यहाँ पर है एक्स जेड, ठीक है। इसके बाद में इधर दूसरी रो पर एक्स बाई, यहाँ पर एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखा है और यहाँ पर बाई जेड लिखा है, ठीक है। तीसरी रो पर लिखा है जेड एक्स और यहाँ पर बाई जेड और यहाँ पर लिखा है एक्स प्लस बाई का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका एक सार्डिक दिया गया है और इस सार्डिक का आंसर कितना निकालना है 2x इंटू बाई इंटू जेड और यहाँ पर x प्लस बाई प्लस जेड और इसका क्यूब है ना, क्या है, क्यूब है, स्क्वायर है, जो भी है आप देख सकते हो, थोड़ा कम छपा हुआ है, x प्लस बाई प्लस जेड का क्यूब है, ठीक है। इस पर क्यूब है, ये आप देखिएगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमें ये प्रश्न का सिद्ध करके दिखाना है। देखो ध्यान दें कैसे करना है। पहला काम LHS लें, इसको डेल्टा के बराबर लिख लें और लिखा है बाई प्लस जेड, यहाँ एक्स बाई, यहाँ पर एक्स जेड, इधर है x इंटू बाई, यहाँ पर है x प्लस जेड का स्क्वायर और यहाँ पर देखो ये भी स्क्वायर है ना, और यहाँ पर है ये बाई जेड और इधर है जेड एक्स बाई जेड और यहाँ पर x प्लस बाई का स्क्वायर है, ठीक है भाई। आप समझो भाई, यहाँ तक पहुँचना है, कैसे पहुँचे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर R1 R2 R3 इसमें क्रमशः हम x बाई जेड से गुणा करें, इसमें x से गुणा कर दें, इसमें बाई से गुणा कर दें और इसमें z से गुणा कर दें। तो भाई ये घरमानी मनमानी तो है नहीं कि भाई अपनी तरफ से गुणा कर दें, अगर गुणा करोगे तो भाग भी देना पड़ेगा, अगर गुणा कर दें भाग दे दें तो कोई फर्क वाली बात नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ लिख देते हैं R1 R2 व R3 में x बाई व जेड से क्रमशः लिखो, है ना, क्रमशः भाग देने पर, ठीक है। तो यहां पर देखो जब भाग करोगे, एक मिनट, एक पूरी लैंग्वेज सही से लिख लो, R1 R2 व R3 में क्रमशः x बाई व जेड से गुणा करने पर अगर गुणा करेंगे तो भाग भी देना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पर देखो हमने भाग दे लिया x बाई जेड से और यहाँ पर हमने x से गुणा किया, यहाँ बाई से और यहाँ से z से गुणा कर लेते हैं। इसमें x से गुणा करोगे तो x इंटू बाई प्लस जेड का स्क्वायर लिखो, इसमें x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर बाई लिखो, इसमें x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर जेड लिख लो, इसमें अब बाई से गुणा कर दो, x इंटू बाई का स्क्वायर कर दो, यहाँ पर x प्लस जेड और गुणा काय से करोगे, बाई से करोगे, ठीक है। यहाँ पर बाई से गुणा करो, बाई स्क्वायर जेड मिलेगा, यहाँ से भी जेड का गुणा करो तो जेड स्क्वायर एक्स मिलेगा, यहाँ जेड का गुणा करोगे तो बाई इंटू जेड का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ जेड से गुणा करोगे तो ये आपका x प्लस बाई का स्क्वायर इंटू जेड मिलेगा, ठीक है। इतना ठीक है, x बाई जेड से गुणा कर लिया, x बाई जेड से भाग कर लिया। अच्छा एक बात अब ये दिखाई दे रही होगी, यहाँ से देखो x कॉमन है, यहाँ से बाई कॉमन है, यहाँ से z कॉमन है, आप कॉमन ले सकते हो C1, C2 व C3 से क्रमशः x, बाई व z अब कॉमन ले सकते हो। अभी हमने गुणा किया था, अब देखो यहाँ पर हमें कॉमन दिखाई देने लगा है, तो भैया कॉमन दिखाई दे रहा है तो लेना पड़ेगा। भाई यहाँ पर देखो x कॉमन ले लें, यहाँ से बाई कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ से z कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x बाई z कॉमन ले लिया। पहले से x बाई z लिखा था उस पर तो कोई फर्क वाली बात नहीं, जो कहते हो रहेगा। तो यहाँ से जब x कॉमन चला जाएगा तो बचेगा कितना, बाई प्लस z का स्क्वायर बचेगा। यहाँ से x कॉमन चला जाएगा तो बाई का स्क्वायर बचेगा, यहाँ से x कॉमन चला जाएगा तो z का स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ बाई कॉमन चला जाएगा तो बचेगा x का स्क्वायर, यहाँ पर x प्लस जेड का स्क्वायर बचेगा और यहाँ से भी बाई जब कॉमन चला जाएगा तो z का स्क्वायर बचेगा। यहाँ से देखो z कॉमन लो तो z कॉमन चला जाएगा, x स्क्वायर बचेगा, यहाँ से z कॉमन चला जाएगा तो बाई स्क्वायर बचेगा और यहाँ से z कॉमन चला जाएगा तो x प्लस जेड का स्क्वायर, x प्लस बाई का स्क्वायर बचेगा, ठीक है, x प्लस बाई का स्क्वायर बचेगा। तो बच्चों इस तरीके से देखो ये x इंटू बाई इंटू जेड जो ऊपर नीचे है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से,
अब कुछ करते हैं भाई, यहाँ पर कुछ अवयव जीरो कर लें, है ना, तभी तो प्रसार कर सकते हैं। कुछ अवयव इसके जीरो हो जाएं तो हम इसका प्रसार कर लें। तो एक काम करो, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, C1 में से C2 घटाओ। इस तरीके से लिख लें, C1 को हम रिप्लेस कर दें ऐसे कि C1 माइनस C2 लिख दें, और C2 को भी ऐसे रिप्लेस करें कि C2 में से C3 घटाएं। कुछ अवयव हमारे शून्य हो जाएंगे, देखो करके देखते हैं, कुछ अवयव हमारे जीरो हो जाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि जो अवयव यहाँ दिए गए हैं उनमें से ज़्यादा अवयव शून्य हो जाएं। तो y प्लस जेड का स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाओ, तो यहाँ लिखना है आपको y प्लस जेड और इसका स्क्वायर, इसमें से क्या घटाना है, x का स्क्वायर। ठीक है भाई, घटा लिया। इसमें y स्क्वायर में से अब घटाना है कितना, y स्क्वायर में से घटाना है x प्लस जेड का स्क्वायर, तो यहाँ x प्लस जेड का स्क्वायर लिख लें। ये है z स्क्वायर में से z स्क्वायर घटाओ, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा कि नहीं। तो इसको लिखने की भी मेरे ख्याल से जरूर नहीं है, जीरो लिख दो भाई। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो ये C2 है, ये C3 घटाओ, तो x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाओ, ये जीरो हो जाएगा। x प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसमें से हमें y स्क्वायर ये घटाना है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ z स्क्वायर में से हमें घटाना है कितना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर घटाना है। बाकी ये जो का त्यों रखो, x का स्क्वायर, यहाँ y का स्क्वायर, और यहाँ x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, इसको हम ज्यों का त्यों लिखें। ठीक है, चलो भाई, अगर इतना ठीक है तो आगे बढ़ाओ, और देखिए बराबर का निशान लगाओ। अब जो क्या करना है, यहाँ पर देखो सीधा दिखाई दे रहा है ना, ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर पहले लिखना है y प्लस जेड प्लस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है, y प्लस जेड माइनस एक्स लिखना है। यहाँ भी देखो, यहाँ ऐसे ही करना है, y प्लस एक्स प्लस जेड लिखो, और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या लिखोगे, y माइनस एक्स माइनस का ही जेड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये तो जीरो है। इसी प्रकार ये भी हमारा ठीक लिखा है। यहाँ पर देखो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी ऐसे ही करना है, x प्लस जेड प्लस वाई लिखो, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस जेड माइनस वाई लिखना है। यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ भी देखो वही बात है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखो, z प्लस एक्स प्लस वाई लिखना है। यहाँ से z माइनस का ही x माइनस का ही y मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास x स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको ज्यों का त्यों रखो। ठीक है बच्चों, यहां से सीधा सीधा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और शून्य में से तो कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। तो यहां से कॉमन दिखाई दे रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, यहां भी देखो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों कॉलमों में से हम x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकते हैं। तो जब x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से और x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से मिलेगा, तो कॉमन बाहर कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर y प्लस जेड माइनस एक्स लिखो, यहाँ पर y माइनस एक्स माइनस जेड लिखो, और इधर तो जीरो चल रहा है, इसमें तो कोई समस्या नहीं। यहाँ भी देखो जीरो चल रहा है, यहाँ से ये कॉमन चला गया तो बचेगा कितना, x प्लस जेड माइनस वाई लिखना है। ये कॉमन चला गया तो बचेगा कितना, z माइनस एक्स माइनस वाई लिखना है। ये आपका x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आप तो यार प्रसार करने वाली बात है तो कर सकते हो आप बड़े आराम से। यहाँ से अब क्या करना है, केवल और केवल प्रसार कर देना है, बस प्रसार करो। तो ये आपको यहाँ देखो स्क्वायर तो मिल चुका है ना, एक बार अभी मिलेगा यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, और इसके बाद 2 इंटू में क्या मिलेगा, 2xyz। यहाँ से इसके प्रसार से मिलेगा 2xyz इंटू x प्लस वाई प्लस जेड, ये मिलेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड और ये स्क्वायर का गुणा करते ही क्यूब बन जाएगा। मेरे ख्याल से प्रसार आपको आता है। अब आपको यहाँ पर देखो प्रसार करना है खुद को, और प्रसार करके आंसर मिलाना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये हो गया आपका 4 नंबर का प्रश्न। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे 8 नंबर के क्वेश्चनों पर। और ये देखो 8वां प्रश्न एकदम ऐसे समझो कि आना ही आना है बच्चों, पक्के पक्के आपके 8 नंबर कंप्लीट होते हैं यदि आप अव्युविध से समीकरणों का हल करना जानते हो। अव्युविध से समीकरण का हल करना बिल्कुल 100 में 100% आएगा, ऐसे कह सकते हो। 8 नंबर ये आपके पक्के बिल्कुल। ठीक है, तो इसको अब हम रब कर लेते हैं बच्चों। इसको जरूर करना है ना, प्रसार करके पूरा आंसर मिलाओ। ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे तो ये लगता कि यार इतनी बार वही प्रश्न करवा रहे हैं। आप देख रहे होंगे
कि बहुत ढेर सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हर सेट में रिपीट होते हैं, खासतौर से जो आपके बड़े प्रश्न है ना, बड़े प्रश्न जो होते हैं वो बहुत रिपीट होते हैं। छोटे प्रश्न तो बदल बदल के आते हैं, लेकिन बड़े प्रश्न बहुत रिपीट होते हैं। यहाँ पर तो कुछ 7वां प्रश्न हमने बताया कि अव्यवच्छेद समीकरण, केवल संख्या तो बदल सकती है, बाकी हर प्रश्न हर सेट में आपका ये प्रश्न आता ही आता है। तो आपको भी इस वर्ष बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न मिलेगा। हो सकता है संख्या बदल जाए, वो बात अलग है, बाकी प्रश्न तो आपको बिल्कुल मिलना ही मिलना है। 7 का देखो, ये लिखा है x माइनस वाई प्लस में 2z और इधर बराबर में लिखा है 1, ये आपका पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण यहाँ पर दिया गया है 2y, तो यहाँ x नहीं है बच्चों, इसको 0 इंटू एक्स लिख लो। प्लस में 2y दिया गया है, प्लस और माइनस में 3z दिया गया है। इधर बराबर में क्या दिया गया है, बराबर में 1 दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ तीसरे समीकरण की बात करो, तीसरा समीकरण हमें दिया गया है 3x माइनस 2y, 3x माइनस में 2y और प्लस में यहाँ दिया गया है 4z और बराबर में दिया गया है 2, ये आपका तीसरा समीकरण है। ठीक है, तो बस इन तीनों समीकरणों को आप अच्छे तरीके से हल करो और हल करके हमें x, y, z के मान ज्ञात करना है। हल कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहला काम होता है एक अवयव हम बनाते हैं और इस अवयव का नाम देते हैं a। बनाते कैसे हैं, x, y, z के गुणांकों से, 1 माइनस 1 2, याद करो पूरी बातें याद करो, यही सब कुछ हमेशा करना होता है। ठीक है, तो ये हमने देखो अवयव a बना लिया। इसके बाद में यहाँ पर एक दूसरा अवयव हम बनाते हैं x, जो स्तंभ अवयव के रूप में लिखते हैं। स्तंभ अवयव के रूप में लिखना है, जो x, y, z जिसके हमें मान ज्ञात करने हैं उनको यहाँ लिख लेते हैं। और इसी के आगे एक और अवयव हमें बनाना होता है जो b होता है, और जिसमें क्या लिखते हैं, ये भी आपका एक स्तंभ अवयव होता है जिसमें ये बराबर वाली जो संख्याएं लिखी होती हैं उनको हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो a, x और b अवयव हमने ज्ञात कर लिए। अब हमारे पास क्या होता है, ये अवयव a का इनवर्स तक हमें पहुंचाना है। बच्चों कभी कभी तो ये होता है कि केवल a दिया जाएगा और a इनवर्स आपसे पूछा जाएगा। तो अगर a इनवर्स पूछा जाएगा, अगर आप a इनवर्स निकालना जानते हो तो समझो आप समीकरण का हल करना भी आप जानते हो, ये मानो। थोड़ा सा आगे एक स्टेप बढ़ाना होता है a, और ये a इनवर्स की मदद से ही हम इसके x, y, z के मान ज्ञात कर लेते हैं, मतलब समीकरण का हल हो जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, a इनवर्स के मान को ज्ञात करने के लिए पहले क्या करना होता है, इसके साढ़े का मान ज्ञात करना है। साढ़े का मान 1 माइनस 1 2 और ये 0 2 माइनस का 3, फिर इसके बाद में 3 माइनस में 2 और 4 लिखते हैं। और इसके बाद इसका देखो प्रसार करते हैं। कैसे प्रसार करना है, देखो अगर हम 1 पहले यहाँ लिखो, इसको कैंसिल करो, 4 दूनी 8 लिखो, माइनस में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 तिया 6, यहाँ पर 6 लिख लें, फिर माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो इसको और इसको कैंसिल करो, ये 0, फिर माइनस और ये माइनस माइनस का प्लस का 9। ठीक है, माइनस का 9, माइनस सूत्र में होता है, प्लस का 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस का निशान लगाओ और ये 2 अवयव लिखो, इसको और इसको बंद करोगे तो ये 0, फिर माइनस 2 तिया 6, तो यहाँ से 2 एकम 2 लिखो, इसको यहाँ पर देखो प्लस में 9 एकम 9 लिखो, यहाँ पर माइनस में 6 दूनी 12 लिखो, तो 9 2 11 प्लस का है, 12 माइनस का है, तो माइनस का 1 मिलेगा। कभी भी बच्चों आप देख लेना ये 0 नहीं हो सकता है। यदि डिटरमिनेंट का मान 0 निकल के आ गया तो ये असंगत समीकरण निकाय हो जाएंगे, मतलब इनका कभी हल नहीं होता है, कभी भी निकलेगा नहीं, 0 नहीं निकलेगा कभी। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, सहखंडों से बना अवयव निकालते हैं। सहखंडों से बना अवयव निकालते हैं, और सहखंडों से बना अवयव निकालने के लिए हम यहाँ कोई मान लेते हैं, सहखंडों से बना अवयव कोई सी अवयव है, और ये बिल्कुल सिंपल से हमने एक तरीका आपको बताया कि आपको यहाँ पर देखो क्या करने होते हैं। सहखंड क्या होते हैं, A11 A12 A13, ये A21 A22 A23 होते हैं, है ना, यहाँ पर A23 लिखना है। और इसी प्रकार तीसरी रो पर A31 A32 और A33, ये हमारे सहखंड होते हैं। और इन सहखंडों के मान को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एक बड़ा, यहाँ पर हमने आपको ये बताया था कि एक बड़ा सारणिक बना लिया करो, अवयव बना लिया करो। इस बड़े अवयव में ये सहखंड आपको ऐसे बनाना है, देखो यहाँ पर एक उप सारणिक बनाओ, एक उप सारणिक यहाँ बनाओ, एक उप सारणिक यहाँ बनाओ, 3 यहाँ बनाना है।
3 यहाँ बनाना है और 3 ही तीसरी रो पर बनाना है। ठीक है, अवयव टोटल 9 हैं, तो 9 अवयवों के कुल 9 सहखंड प्राप्त होते हैं, है ना। सभी अवयवों के एक एक सहखंड हमें प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से 9, ये आपको इस तरीके से उपसारक बनाना है। इसको यहाँ प्लस लिखते हैं, प्लस लिखो या ना लिखो, प्लस फिर ये माइनस फिर ये प्लस, है ना, ये प्लस ये फिर माइनस ये फिर प्लस ये फिर माइनस ये फिर प्लस और ये माइनस होता है ये फिर प्लस होता है। तो प्लस निशान लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो उसमें कोई समस्या नहीं है। बाकी माइनस को याद रखना पड़ेगा। देखो ध्यान दें, ये प्लस लिखा है ना, इसको जरूरी नहीं है, इसको नहीं जरूरी है, इसको नहीं, जो प्लस लिखे हैं उनको जरूरी नहीं। प्लस ना लिखा हो तो अभी प्लस सही तो माना जाता है। अब जो यहाँ पर हमें लिखना है तो कैसे लिखो, यहाँ पर एक अवयव जो ये है ना, इसका सहखंड इधर इसको और इसको बंद करके 4 अवयव को लिखना पड़ता है। कैसे लिखते हैं, 2 - 3 - 2 4। कैसे लिखते हैं, 2 - 3 -2 और 4। ठीक है, इसके बाद ये दूसरा अवयव -1 है, इसको बंद करो और इसको बंद करो। तो यहां पर 0 - 3 3 4, 0 - 3 0 - 3 3 और 4 लिखना है। ठीक है, और इसके बाद यहां पर देखो ये 2 अवयव है, इसका सहखंड, तो इसको बंद करो। तो ये 4 अवयव लिखना है, 0 2 3 - 2, 0 2 3 - 2। इसके बाद दूसरी रो के अवयव को देखो, दूसरी रो के अवयवों के सहखंड कैसे निकालोगे, 0 का निकालो। तो ये बंद करो और ये बंद करो। तो यहां पर -1 2 क्या लिखना है, -1 2 -1 2 लिखना है, -2 4 लिखना है, -2 4 लिखना है। ठीक है, इसके बाद ये 2 अवयव का इसका सहखंड कैसे करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, और इसके बाद यहां -3 अवयव का सहखंड ज्ञात करना है। तो इसको और इसको बंद करोगे तो क्या लिखना है, 1 - 1 3 - 2, 1 - 1 3 - 2, 3 - 2 लिखना है। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर देखो, इसको और इसको बंद करो। तो ये 4 अवयव दिखाई दे रहे हैं, -1 2 -1 2 2 -3। ठीक है, इसके बाद में यहां पर देखो, इसको बंद करो। तो इसको और इसको बंद करोगे, क्या लिखना है हमें, अब हमें लिखना पड़ेगा, देखो किसको, इसको बंद करें ना, इसको और इसको बंद करो। तो यहां पर लिखना है 1 2 0 -3, 1 2 0 -3। और लास्ट में ये 4 अवयव का सहखंड कैसे निकालोगे, देखो 1 - 1 0 -1 -1 और ये 0 2 लिखना है। ठीक है बच्चों, ये हमारे समझो सहखंड हो गए। कैसे निकालना है, देखो ये सिंपल सा काम होता है। देखो 4 दूनी 8 लिखो, फिर माइनस, और यहां पर इसका गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 लिखना है। ठीक है, ये इसके बाद ये माइनस का है, देखो ये 0 हो जाएगा। माइनस में क्या लिखना है, ये 0 माइनस माइनस प्लस का लिखना है 9। फिर यहां पर देखो 0 माइनस में लिखना है 6। और यहां पर देखिए दूसरी वाली रो पर आ जाओ, दूसरी वाली रो में भी आपको माइनस का निशान लगाना है, माइनस का लिखना है 4, फिर माइनस माइनस प्लस का 4, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आओ, ये 4 लिखना है, माइनस का 6, 4 - 6 लिखो। और यहां पर देखो कितना लिखना है, माइनस का है ना, तो आपको लिखना है माइनस में 2, फिर माइनस माइनस प्लस का 3, तीसरी रो पर आते हैं। इसी प्रकार देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 लिखो, माइनस का 2 का 2 में गुणा 4 लिखना है। ये माइनस का 3 - 0 लिखो, यहां पर देखो 2 एकम 2 - 0 लिखना है। ठीक है, यहां पर 8 में से 6 घटाओ 2, इसको लिखना है माइनस में 9 और इसको लिखना है माइनस का 6। इसमें यहां 0 लिखना है, इसमें यहां माइनस में 2 लिखना है, इसमें यहां माइनस का 1 लिखना है। ध्यान से करना है, देखो माइनस का क्या लिखना है, 1, यहां भी माइनस का 1 लिखना है, यहां प्लस का 3 लिखना है, यहां पर 2 लिखना है। तो बच्चों इस तरीके से हमने सी अवयव निकाला, मतलब सहखंडों से बना अवयव निकाला है। अब क्या करना है, इसका हमें परिवर्त करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या लिखोगे, यहां पर इसका परिवर्त करना है, मतलब सी का डैश लिखना है। सी का डैश का मतलब यहीं लिख देते हैं। देखो ये वाली जो पंक्ति है स्तंभ में बनानी है, 2 - 9 - 6। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ पे लिख दो, तो 0 - 2 - 1, और तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ पे लिखो -1 3 और 2।
अब हमें क्या करना है, इनवर्स ज्ञात करना है। तो इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो भैया ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, देखो -1 है, तो हमें -1 से भाग करना है, बस ऐसे समझो, ठीक है। तो ये 2 0 -1 लिखो, माइनस में 9 माइनस का 2 3 लिखो, माइनस में 6 -1 और 2 लिखना है, ठीक है। अब आप चाहो तो यहां से माइनस का गुणा करके सब प्लस में कन्वर्ट कर सकते हो, माइनस वाली प्लस, प्लस वाली माइनस में। तो माइनस का 2 0 प्लस 1 लिखो, यहां पर 9 2 माइनस का 3 लिखो, यहां पर 6 1 माइनस का 2 लिख लो। तो इस तरीके से हमने ए का इनवर्स ज्ञात कर लिया। ये इनवर्स अगर ज्ञात करना होता तो यहीं तक काम हमारा खत्म। कभी ऐसा होगा कि ये ए अवयव आपको दिया जाएगा और आपसे कहेगा ए इनवर्स ज्ञात करो, तो आपको इतना करना है, ठीक है। अब यहां पर हमें हल करके दिखाना है इन समीकरणों को। तो अब आगे एक फॉर्मूला लगाना होता है, x बराबर क्या लिखना है आपको, a इनवर्स इंटू बी लिखना है। और x बराबर तो आपको देखो x y z लिखना ही लिखना है, बराबर a इनवर्स हमारे पास ये हमने निकाला है, -2 0 क्या लिखना है 1, ये है 9 2 माइनस का 3, और यहां पर लिखना है 6 1 माइनस में 2 लिखना है, इनटू में b, और b का मतलब ये आप व्यू देखो 1 1 1 1 2 वाला 1 1 2 लिखना है, ठीक है। गुणा कर लेते हैं, देखो x y z अपना ठीक है, इनका गुणा करो और तुलना करके x y z के मान मिल जाएंगे। तो रो से कॉलम का गुणा, माइनस में लिखना है 2, इसका माइनस का 2, फिर लिखना है प्लस में 0, फिर लिखना है प्लस में 2 2 एकम 2, यहां पर आ जाओ 9 से गुणा करो, 9 एकम 9, फिर प्लस में लिखना है 2 एकम 2, देखो 9 एकम 9 2 एकम 2, और माइनस का इधर लिखना है 3 दूनी 6। इसके बाद देखो यहां पर 6 से गुणा करो तो 6 एकम 6 लिखना है, प्लस 1 एकम 1, माइनस में 4 लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां से देखो तो x बाई जेड, और ये हमें यहाँ से देखो x का मान ये तो 0 हो गया है ना, -2 + 2 0 हो गया, 9 2 11, 11 में से 6 घटाओ 5 मिलेगा, यहाँ से 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 में से 4 घटाओ तो 3 मिलेगा, है ना, 4 3 7, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अगर तुलना करें तो x का मान हो जाएगा 0, y का मान 5 और z का मान 3 हमें मिलेगा। x y z के यही मान देखो समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। x का मान यहाँ 0 लिख दो, ठीक है, y का मान -5 लिखो, y का मान 5 लिखो, तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है, -5, और ये यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटाओ 1 1 मिलेगा, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये x y z के ये मान अगर समीकरण को संतुष्ट कर जाएं तो समझो हमने आंसर बिल्कुल ठीक निकाला है। x का मान 0, y का मान 5, z का मान 3, ठीक है। किसी भी समीकरण में लिख के देख लो आप, x y z के मान कहीं भी लिख के देख लो, x का मान 0, y का मान यहाँ लिखोगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ 3 3 का 9 हो जाएगा, 10 में से 9 घटाओ तो 1 आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर करेक्ट। तो ये जरूर आपको कंप्लीट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हो, कुछ भी कह लो अब इसके लिए, बिल्कुल ऐसे मानो कि 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप इतना कंप्लीट करोगे, ठीक है। हाँ, संख्या आपकी बदल सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आ जाए, संख्या तो आपकी बदल सकती है लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सेम यही करनी है, ठीक है। अब आते हैं एक और अगले प्रश्न की ओर। अच्छा बच्चों, इसका खा पार्ट जो है ना वो भी बिल्कुल वैसे ही है ना। एक अवयव कोई ए दिया गया है, यहाँ कहता है सत्यापित करिए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हमें एडजॉइंट ऑफ ए तक पहले यहाँ तक तो वही काम करना है ना, एडजॉइंट ऑफ ए का मान ज्ञात करना है, और फिर इसके बाद में a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, और इसकी वैल्यू हमें काय के बराबर प्रूव करके दिखानी है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में ये आई ए, मतलब यहां पर जो एक कोई 3 गुणे 3 क्रम का आइडेंटिटी अवयव जो होता है ना, उसका गुणनफल, आइडेंटिटी अवयव क्या होता है बच्चों, एक ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण पर एक एक अवयव होते हैं और बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं, तो वो आपका तत्समक अवयव या ये कहें आइडेंटिटी अवयव आपका कहलाता है, ठीक है। तो देखिएगा, चलो यहाँ पर थोड़ा हिंट कर दें, मेरे ख्याल से इसको कर सकते हो, पूरा क्वेश्चन मेरे ख्याल से मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 का ख नंबर का प्रश्न है आपका ये। इसमें एक अवयव a बराबर दिया गया है यहाँ पर, जिसके अवयव हैं
133 दिए गए हैं और यहाँ पर है 143 लिखो और इसके बाद यहाँ पर 134 लिखना है, 134 लिखना है। ठीक है, ये हमारा एक अवयव ए है और इसमें कहता है कि सत्यापित करो, यहाँ पर सत्यापित करना है, सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है कि a इंटू में एडजॉइंट a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a और ये बराबर में सत्यापित करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में आई a। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में आई a और साथ साथ में a इनवर्स भी बच्चों ज्ञात करवाया गया। मेरे ख्याल से अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ a ज्ञात करोगी तो बस उसी में हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ a में हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a से भाग करना है, समझो a इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। तो यही काम करना होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको आप कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, इसको आप बड़े आराम से कर सकते हो। यहाँ पर ये हमारा है AI3 लिखा है। ठीक है, AI3 का मतलब समझते हो, 3 गुणे 3 क्रम का आपका ये कोई तत्समक अवयव है। इसके बराबर हमें यहाँ पर प्रूव करना है। देखो ध्यान दें, पहला काम तो वही कि भैया इसका हमें डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना है और डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखो डिटर्मिनेंट में 133, अभी अब तो यही लिखने होते हैं 143 और इसके बाद में 134 लिखो, है ना। प्रसार करो 1 के सापेक्ष, तो 4 चौको 16 माइनस 3 त्रिका 9, फिर -3 लिखना होता है। इसको बंद करो, यहाँ 3 और 1 और 4 का गुणा 4, फिर -1 और 3 का गुणा 3, फिर इसके बाद प्लस का 3 लिखो, ये वाला +3। इसको बंद करोगे, 3 एकम 3 माइनस 1 चौको 4। तो इस तरीके से यहाँ से देखो 16 में से 9 घटाओ 7 मिलेगा, यहाँ पर 4 में से 3 घटाओ 1, 1 तिया 3, माइनस का 3 लिखो और इसके बाद में यहाँ पर -1 और -1 का 3 के साथ गुणा माइनस का 3, तो बच्चों यहाँ पर देखो प्लस का 1 मिलेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर कितना मिल गया, 1। इसके बाद में इसका हमें वही पुराना वाला काम शुरू करना है। क्या करना है, सैखंड बनाना है, जैसा कि अभी करते थे, मेरे ख्याल से कर सकते हो, है ना। सैखंड से बना अवयव निकालो, उसका ट्रांसपोज करो, परिवर्त करो, परिवर्त करने के बाद फिर क्या करना है, डिटर्मिनेंट से भाग करना है, तो एडजॉइंट ऑफ a ज्ञात हो जाएगा। फिर a में एडजॉइंट a का गुणा करो और गुणा करके हमें फिर इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका मान तो देखो हमने 1 निकाल लिया है और जैसा कि आपको पता है I3 जो होता है उसको क्या लिखते हैं, 10001 लिखना होता है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आएगा। तो यहाँ पर ये भी साइड हमें इतनी ही याद करनी है। ठीक है, ये साइड हमें कितनी मिलेगी, इतनी मिलेगी, जिसमें a का मान तो ये दिया गया है, एडजॉइंट ऑफ a ज्ञात करो, दोनों का गुणा करो तो ये मिल जाना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा, है ना। और फिर इसके बाद में फाइनल में हमें a इनवर्स का मान भी ज्ञात करना है, तो a इनवर्स बराबर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 से भाग करोगे, एडजॉइंट ऑफ a बटे में 1 लिखोगे। ठीक है, तो हमारा a इनवर्स का मान ज्ञात हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसको आपके लिए छोड़ देते हैं, आप कर भी सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पर। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 8 का, देखो देखिए 8 का क्वेश्चन क्या कहता है भाई। 8 का क्वेश्चन अभी यहाँ पर मेरे ख्याल से 1-2 सेटों में ये नहीं आया है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लें। यहाँ पर लिखा है कि f3.02 का सन्निकटन मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर पूछी गई, सन्निकटन मान आपसे पूछा गया है, जबकि fx बराबर दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 8 और इसका ये का पार्ट है, 8 का पार्ट। देखो ध्यान दें, f ऑफ 3.02 इसका मान पूछा गया है, इसकी सन्निकटन मान हमसे पूछा गया है, और जबकि fx जो है वो हमें दिया गया है कितना, ये दिया गया है 3x² प्लस 5x और प्लस में 3, ये हमें fx का मान दिया गया है और यहां से इसका मान सन्निकटन मान हमसे पूछा गया है। तो बच्चों आसान से यहां पर समझने की बात है कि भाई अगर हमें देखो यहां से f ऑफ 3.02 का मान ज्ञात करना है, तो इसका मतलब है कि हमें जरूरत काय की है, f3 की जरूरत है, प्लस यहां पर लिखते हैं dfx, ऐसे लिखते हैं,
याद करो, है ना। जबकि डी एफ एक्स क्या होता है ये भी हमें पता है ना, डी एफ एक्स क्या होता है, अभी सारी बातें बताएंगे। पहले F3 निकालो, है ना, क्या निकालना है पहले F3। एक्स का मान यहाँ 3 लिख दें तो F3 का मान निकल के आ जाएगा। देखो F3 का मान कितना हो जाएगा, तो आपको लिखना है 3 इंटू एक्स का मान लिखो 3, इसका स्क्वायर लिखें, प्लस में 5 इंटू एक्स का मान 3 लिखें, प्लस में 3। तो F3 का मान देखो यहाँ से 3 का 9, 9 तिया 27, प्लस 5 तिया 15, प्लस में यहाँ लिखो 3। तो इस तरीके से देखो 5 3 8 7 15 की 5 हासिल लगी 1 1 2 2 4 बच्चों 45। F3 का मान हमें कितना मिल गया 45। इसके बाद में देखो डी एफ एक्स की वैल्यू निकालो। तो डी एफ एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो डी एफ एक्स बराबर हम लिखते हैं यहां पर एफ डैश एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला होता है ना। तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, यहां पर इसका डिफरेंशिएट करेंगे। डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, देखो यहां पर इसको ऐसे समझो कि एक्स का मान 3 है। देखो एक्स बराबर 3, तो x बराबर 3, तो डेल्टा x बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर देखो ये वैल्यू में से आपको 3 घटा देनी है, तो डेल्टा x का मान निकल आएगा 3.02। इसमें से आपको 3 घटाना है तो ये 0.02 मिलेगा डेल्टा x का मान। ठीक है, इसका मान मिल गया। अब एफ डैश एक्स निकालो, तो यहां पर देखो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इसका अवकलन कर दें। यहां पर इसका जैसे अवकलन करोगे देखो 3 दूनी 6x लिखो, ये 2 पहले आ जाएगा, 2 तिया 6x हो जाएगा, प्लस यहां से देखो 5x का अवकलन 1 और ये अचर का अवकलन 0 होता है। यहां से हम एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली। देखो एफ डैश एक्स बराबर हमें मिल जाएगा 6x प्लस में 5। ठीक है, अब यहां पर देखो अब क्या करना है आपको, डी एफ एक्स बराबर ये हमारा है डी एफ एक्स, और ये इसको हम कैसे लिखते हैं, एफ डैश एक्स लिखते हैं इंटू में डेल्टा एक्स लिखते हैं। यहां से देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने निकाली है 6x प्लस 5, तो आपको 6x प्लस 5 लिखना है इंटू में डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां पर हमने 0.02 निकाली है। ठीक है, 6 इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू हम यहां रखें, x की वैल्यू कितनी रखनी है 3। देखो x बराबर कितना है 3 है ना, तो x का मान लिख दें 3, प्लस में यहां 5 लिखो, इनटू में यहां पर 0.02 लिखते हैं। और इस तरीके से 6 तिया 18 और 5 23, तो 23 गुणे 0.02 लिखना है। 23 दूनी 46, तो आपको यहां से क्या मिलेगा 0.646। ठीक है, तो अब बच्चों यहां से हमें क्लियर वैल्यू मिल जाएगी। देखो इसमें यहां पर मान पूरा लिख देते हैं, एफ 3.02 की वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, F3 और प्लस में डी एफ एक्स के बराबर। अब आपने सब कुछ निकाल लिया है, F3 का मान अलग से निकाला है। देखिए F3 का मान 45 है, तो इसको हमें लिखना है 45, प्लस डी एफ एक्स को क्या लिखना है, डी एफ एक्स को लिखना है 0.46 लिखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर 45.46। ठीक है, ये हमें इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नया था, अभी पुराने कुछ सेटों में शायद मेरे ख्याल से नहीं आया है ना। तो चलो इसको नोट करें। अब आगे बच्चों यहाँ पर एक वर्धमान ह्रासमान फलन से है। देखो ध्यान दें, इसमें कहा है कि एक फलन दिया गया है, इस फलन का से प्रदत्त फलन जो 0 से π/4 अंतराल में निरंतर वर्धमान है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, निरंतर वर्धमान है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। इसको रब कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलो यहां पर पहले हमें जो फलन दिया गया है उस फलन का क्या करते हैं, वर्धमान या ह्रासमान के लिए क्या करते हैं, पूरी बात याद ध्यान से करनी है। देखो यहां पर फलन जो दिया गया है उसका हमें डेरिवेटिव पहले निकालना होता है। फलन इस प्रकार से दिया गया है, प्रश्न संख्या है 8 का और का आपका सेकंड पार्ट है ये, है ना, 2 पार्ट इसमें से बनाए गए थे। तो इसमें पहले फलन हमारा दिया गया है एफ एक्स बराबर tan इनवर्स, और यहां पर आपको लिखना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। tan इनवर्स के बाद है साइन एक्स प्लस में यहां पर है कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जबकि एक्स का मान 0 से बड़ा है। से प्रदत्त फलन अंतराल दिया गया है 0 से π/4, और इस अंतराल में निरंतर वर्धमान हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, समझते हैं कैसे करना है। पहले इसका डेरिवेटिव निकालो एफ डैश एक्स का मान, तो यहां पर लिखना है डी ओवर डी एक्स
टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। करो भाई अवकलन बच्चों, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन, टेन इनवर्स ये पूरा का पूरा एक्स मान लो, तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/1, यहां पर 1 क्या लिखना है, साइन एक्स। टेन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब ये पूरे का स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो टेन इनवर्स का तो ये हो गया। अब तुम्हें आगे वाले का करना है, तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ी और बात समझो, यहां से थोड़ी सी और आगे बढ़ाया जाए तो ये ऊपर ज्यों का त्यों है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जबकि नीचे आप ध्यान से देखो तो 1 प्लस इसका होल स्क्वायर तोड़ो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स यहां हो जाएगा, और नीचे यहां देखो इसकी भी वैल्यू एक ही तो होती है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहां पर 2 प्लस, और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो साइन 2x का ये फॉर्मूला है, तो यहां पर आपको साइन 2x लिखना है। ठीक है, अब ये हमने जो एफ डैश एक्स निकाला है, तो यहां वो जो अंतराल जो दिया गया है 0 से π/4 में, ये चेक करना है कि एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा है या नहीं। यदि 0 से बड़ा है इस अंतराल में, एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आता है, तो यहां पर लिखना है कि ये दिया गया फलन जो है इस अंतराल में वर्तमान है। यदि 0 से छोटा आता है इस अंतराल में, तो क्या लिखना है, ह्रासमान है। तो यहां से देखो एफ डैश एक्स अंतराल कौन सा है, अंतराल 0 से π/4 में, अंतराल 0 से π/4 में एफ डैश एक्स का मान सदैव 0 से बड़ा है। अच्छा बताओ भाई क्यों बड़ा है बच्चों, यहां पर 0 से π/4 का मतलब है इस अंतराल में कभी भी चेक करो, जैसे साइन 30 की बात कर लो, 30 की बात करो तो 0 और 45 के बीच में ही तो 30 है, तो साइन 30 कॉस 30 में देखो साइन 30 का मान छोटा होगा, साइन 30 का मान छोटा होगा, कॉस मतलब यहां कॉस का मान बड़ा होता है, इस अंतराल में कॉस का मान बड़ा होता है, साइन का मान छोटा होता है। तो ये बड़ी में से छोटी संख्या घटाएगी तो हमेशा प्लस में ही तो आएगी, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इस अंतराल में 0 से π/4 में एफ डैश एक्स का मान सदैव 0 से बड़ा आता है, अतः आपको यहां लिखना है, अतः इस अंतराल में एफ जो है क्या है, वर्धमान है ना, वर्धमान है, या इसको कहो निरंतर वर्धमान है। एफ निरंतर क्या है, वर्धमान है, ये आपको लिखना है। ठीक है, इस अंतराल में एफ का मान क्या है, निरंतर वर्धमान है। मतलब 30 पर चेक करके आप देख भी सकते हो भाई, 0 से 45 का मतलब है, 0 से π/4 का मतलब है 0 से 45। अगर यहां पर इस अंतराल में 30 बिंदु ले लें, 30 का तो मान हम जानते हैं ना, तो यहां पर लिखो cos 30, यहां पर लिखो sin 30। cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, जबकि sin 30 का मान होता है, sin 30 का मान होता है 1/2। बच्चों यहां पर ये बड़ा है, बड़ा में से छोटा घटाओगे तो प्लस वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, नीचे तो प्लस में है तो नीचे तो प्लस रहेगा, लेकिन ऊपर जो माइनस दिख रहा है ना, इसको आप ध्यान से समझो, तो ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू में से छोटी घटाओगे तो प्लस वैल्यू ही आएगी। तो एफ डैश एक्स का मान प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये फलन हमेशा क्या है, इस अंतराल में निरंतर वर्धमान है। ठीक है, अब इसके आगे प्रश्न आता है हमारा एक 8 का ख नंबर प्रश्न है। देखो 8 ख प्रश्न में लिखता है, एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक यहां दिए गए हैं और उसके शीर्षों के निर्देशांक पूछे गए हैं। थोड़ा बड़ा सवाल है, ध्यान से समझो तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एकदम सरल सवाल है। देखो कैसे करना है, ये हमारा एक कोई क्वेश्चन है, पहले नंबर डाल लें, क्वेश्चन का 8 का ख नंबर का प्रश्न है, और ऐसे दिया गया है कि ये हमारा एक कोई त्रिभुज है, इसको ध्यान से समझना है, ये हमारा एक त्रिभुज है। नामकरण कर देते हैं, देखो ABC इसका नाम हमने डाल दिया, और इस त्रिभुज ABC की जो भुजाएं AB BC CA तीनों भुजाएं हैं, उन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। मान लिया एक मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, AC का मध्य बिंदु R है, ये हमें तीनों के तीनों मध्य बिंदु दिए गए हैं। P बिंदु के मध्य निर्देशांक यहां पर दिए गए हैं, एक भुजा के मध्य बिंदु के निर्देशांक 1, 5, -1,
क्या है ये, 1 है, 5 है, -1, 1 5 -1, ठीक है। और 0 4 -2 यहां पर लिखना है, 0 4 -2, और यहां पर ये तीसरा जो तीसरी भुजा है उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं 2 3 4। क्या लिखना है, 2 3 4 दिए गए हैं। अब हमसे कहा है कि तीनों शीर्षों के निर्देशांक बताओ। तो मान लेते हैं पहले शीर्ष A के निर्देशांक x1 y1 z1 है, दूसरे शीर्ष के निर्देशांक मान लेते हैं x2 y2 z2 हैं, और यहां पर लिख लेते हैं तीसरे शीर्ष के निर्देशांक x3 y3 z3 हैं। ये हमने मान लिया है, ठीक है। तीनों शीर्षों की निर्देशांक ज्ञात करना है। बच्चों बड़े ध्यान से समझने की बात है कि अगर हम ये कहें कि किसी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक पता हो, तो रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, देखो ध्यान दें, रेखा AB के मध्य बिंदु P जिसके निर्देशांक हैं 1 5 -1, ठीक है। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 + x2/2। यहां पर लिखना है देखो, x1 + x2/2 बराबर लिखना है कितना, 1 है ना। x1 + x2/2 बराबर 1 लिखना है। फिर इसके बाद y1 + y2/2, y1 + y2/2 बराबर क्या लिखना है, ये 5 लिखना है। इसके बाद में यहां पर देखो z1 + z2/2, z1 + z2/2 ये बराबर क्या लिखना है, ये बराबर -1 लिखना है। तो इनकी मदद से यहां 3 समीकरण देखो बनेंगे। यहां लिखेंगे x1 + x2 बराबर में 2, पहला समीकरण ये हो गया, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसको लिखेंगे y1 + y2/2 को इधर ले जाओगे, 5 दूनी 10, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। और इसी प्रकार ये तीसरा समीकरण हो जाएगा, z1 + z2 और बराबर में -2, ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। अब देखो ये 3 समीकरण बने, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां से 3 बनेंगे और यहां से 3 बनेंगे। फिर इन तीनों को हल करो। यहां पर ध्यान से समझना है, थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन है तो सिंपल। तो इन दोनों को हम BC के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक की बात करें तो बच्चों यहां पर इसी प्रकार लिख देते हैं, बार बार यहां लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखो इसी प्रकार। ये x2 + x3 ध्यान से करना है, देखो x2 + x3 और बटे में 2 बराबर क्या लिखना है, 0। तो बटे वाला 2 ये इधर 0 में आएगा, वो तो 0 ही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बटे वाला 2 सीधा सीधा लिख लेते हैं, ठीक है। इस पर हम नंबर डाल लेते हैं चौथा। इसके बाद में यहां देखो y2 + y3 क्या लिखना है, y2 + y3 बटे में 2 बराबर 4, 4 दूनी 8 लिख लें। यहां पर देखो 8 लिख लेते हैं। इसी प्रकार z2 + z3 बराबर क्या लिखेंगे, z2 + z3 बराबर -1, और -1 में 2 से गुणा करोगे तो ये -2 हो जाएगा। इतनी बात ठीक है बच्चों। तथा बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से 3 समीकरण यहां से भी देखो बनेंगे। x1 + x3/2 बराबर 2 लिखना है। तो x1 + x3 क्या लिखोगे, x1 + x3 और बटे में क्या लिखना है, 2 बराबर क्या लिखना है, 2। तो 2 यहां से हटाओ, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट बिल्कुल लिखेंगे यहां पर देखो 4। इस पर भी एक और नंबर अगला डाल देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 6 के बाद, चलो 7वां नंबर हो गया। इसके बाद में देखो यहां पर y1 + y3 लिखो, y1 + y3 और यहां से बटे में 2 बराबर 3 लिखना है, 3 दूनी 6 लिख लें। तो चलो इस पर हम एक और अगला नंबर डाल लेते हैं 8वां, और लास्ट में एक नवा नंबर डालने के लिए z1 + z3 लिखो, z1 + z3 और बटे में 2 बराबर 4 लिखना है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस पर एक नवा नंबर डाल लेते हैं। देखो 9 समीकरण हमने बनाए। इन 9 के 9 समीकरणों को हल करके हमें इन तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब एक काम करो, यहां जिसमें x वाले है ना, ये वाला पहला, इसको देखो ये हमारा हो गया चौथा, और यहां भी x है, इसमें इन तीनों को जोड़ो, 1 4 और 7, 1 4 7। अब हम यहां पर देखो तीनों समीकरणों को जोड़ के लिखें तो यहां पर x1 ये है, x1 यहां पर देखो यहां भी है, तो 2x1 हो जाएगा। इसी प्रकार 2y1 2x2 हो जाएगा, 2x3 हो जाएगा। तो 2 यहां से कॉमन लें, x1
प्लस में यहाँ पर लिखेंगे x2 प्लस में यहाँ x3, तीनों को जोड़ो, है ना। तो ये तीनों समीकरणों को जोड़ने से एक बार फिर से समझो, ये x1 है, यहाँ भी x1 है, 2x1 हो गया, ये x2 है, यहाँ देखो ये हमारा है x2 तो 2x2 हो गया, x3 और ये x3 तो 2x3 हो गया। तो कह सकते हैं कि 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 में से 2 कॉमन लेके हम यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख दें, और यहाँ पर 2 और ये 0 और यहाँ पर ये है हमारा 4, तो 4 2 6 हो जाएगा। 2 से भाग करोगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर में 3। यहाँ पर एक नया नंबर देखो डाल लो, चलो a नंबर डाल लिया, ठीक है, एक नया कोई नंबर डाल लो। x में एक x1 x2 x3 में तीनों हम कह सकते हैं तीनों x निर्देशांकों का योगफल 3 आ गया है। इसी प्रकार यहां पर आप y निर्देशांकों को जोड़ो तो कह सकते हैं ये देखो दूसरा नंबर का, ये 5वां नंबर का और यहां पर ये 8वां नंबर का। अब इनको तीनों को जोड़ो, कौन कौन से, ये हमारा है दूसरा नंबर प्लस ये हमारा है 5वां नंबर प्लस और ये हमारा है 8वां नंबर। तो इन तीनों समीकरणों को अब जोड़ने से क्या मिलेगा, देखो ध्यान दें, तो यहां पर 2 कॉमन फिर ले लें तो y1 प्लस y2 प्लस y3 और इधर से देखो ध्यान दें 10 ये है, 10 8 18, 18 में 6 और जोड़ो, 18 6 24 होता है, तो यहां पर आपको 24 लिखना है। 2 से भाग करोगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर में 12 मिलेगा। तो यहां से एक नया नंबर आप देखो इस पर भी डाल लो, ठीक है। इसी प्रकार जो बचे हुए 3 समीकरण उनको फिर जोड़ो, देखो कौन कौन से बचे हैं, ये एक बचा है देखो जिस पर हम 2 टिक लगा रहे हैं, है ना, तीसरा बचा है और ये हमारा 2 टिक लगा रहे हैं इस पर भी, देखो ये 6वां बचा है और लास्ट में ये 9वां बचा है। तीसरा 6वां 9वां, तीसरा प्लस 6वां और प्लस में 9वां, ये तीनों के योग से हमें देखो क्या मिल जाएगा, यहां पर बिल्कुल ठीक वैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 और इधर देखो बराबर में माइनस का 2 है, यहां पर भी माइनस का 2 है, तो माइनस का क्या हो गया 4, -2 -2 माइनस का 4 और ये प्लस का 8 है, तो केवल और केवल 4 मिलेगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर में 2 मिल जाएगा। इस पर एक नया नंबर C डाल लेते हैं। अब यहां पर देखो ये 3 समीकरण ABC हमने डाल लिए हैं, इनको बारी बारी से हल करो। तो बस सीधा सीधा देखो पहला समीकरण इसको हल करो, यहां पर देखो x1 प्लस x2 को हमें 2 लिखना है, इसको नंबर A वाले से A व 1 से, ठीक है, पहले A समीकरण से और एक समीकरण से देखो x1 प्लस x2 की जगह पर हम 2 लिख दें, प्लस यहां x3 का मान ज्ञात कर लें और बराबर में यहां लिख दें 3। तो बच्चों यहां से देखो 2 इधर ले जाओगे, x3 का मान हमें 1 मिल जाएगा। 1 x3 का मान निकाला अभी हमने, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही करना है। अब दूसरे वाले समीकरण यहां पर देखो जो दूसरा x में समीकरण ये है ना, ये इसको लिखो, ये हमारा ये A नंबर और चौथे नंबर से A व 4 से, A और 4 से देखो तो यहाँ x2 और x3 को 0 लिखना है, x2 x3 को यहाँ 0 लिख दें तो x1 का मान सीधा सीधा 3 हो जाएगा। x1 इसको 0 लिखो बराबर में 3, तो x1 का मान कितना हो जाएगा, आपको 3 लिखना है, ठीक है। ये x1 का मान आ गया। अब यहाँ पर समीकरण A और यहाँ से देखो ये हमें 7वां नंबर है ना, A और वह 7 से देखो 7वें नंबर से देखो, तो यहाँ इनमें से क्या करना है, देखो x1 और x3 दोनों का योग x1 प्लस x3 को 4 लिखना है, x1 प्लस x3 को 4 लिखना है प्लस x2 लिखो, तो यहाँ लिखो 4 प्लस x2 और बराबर में 3 लिखना है। 4 इधर ले जाओगे तो x2 का मान हमें -1 मिलेगा। बच्चों यहाँ पर एक बिंदु हमने निकाल लिया। और इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद की बात यह है कि जो हमारा B समीकरण है और B समीकरण से जो y वाले मान है ना उनको देखो, यहां पर देखो इस वाले समीकरण को देखो या पहले इसको देखो, y1 प्लस y2 को क्या लिखना है 10, किसमें, समीकरण B में। यहां पर लिखो समीकरण B में क्या करना है, समीकरण B में ये y1 प्लस y2 को 10 लिख दो, y1 प्लस y2 इसको लिखो 10 प्लस y3, तो यहां लिखना है 10 प्लस में y3 बराबर 10
इसको लिख दिया 10 प्लस बाई 3 बराबर यहां लिखना है 12 है। तो बच्चों यहां से बाई 3 का मान हमने कितना निकालना है, देखो 12 में से 10 घटाओ, क्या बचेगा, बाई 3 का मान निकल के आ गया। बस ऐसे ही करना है सब में, बाकी अब कुछ खास नहीं है। अगर आप चाहो यहां ना घटाना चाहो तो अभी बात बन सकती है। कैसे, बाई 3 का मान 2 है ना, तो बाई 3 का मान 2 आप यहां लिख दो, बाई 2 का मान निकल के आ गया है ना। फिर बाई 2 का मान उठा के या फिर बाई 3 का मान यहां लिख दो, बाई 1 का मान निकल के आ गया है ना। बस इधर का उधर करना है सब कुछ, x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3 सबके मान आप बड़े आराम से निकाल सकती हैं। x1 बाई 1 z1, x2 बाई 2 z2 और इसी प्रकार x3 बाई 3 z3 के मान आप निकाल सकते हो, है ना। इधर के उधर करना है बस, बाकी और कोई खास नहीं है। देखो यहां पर z के मान जब निकालो तो z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 देखो कहां है, ये लिखा है, इसको -2 लिख दो, इसके जगह -2 लिख दो, -2 इधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो z3 का मान 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, है ना। फिर z3 का मान उठा के आप यहां रख दो, z1 का मान आ जाएगा, z3 का मान यहां उठा के रख दो, z2 का मान आ जाएगा। तो कुल मिला के सारे समीकरण बनाना मुख्य काम है, बाकी समीकरण को हल करना फिर तो इधर का उधर काम है ना। तो इस तरीके से आप सब तीनों बिंदुओं के निर्देशांक यहां निकाल सकते हो, ठीक है। आपके लिए छोड़ देते हैं, पूरा करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसके आगे का बच्चों जो अब बच्चों ये प्रयाक्ता का जो प्रश्न है वो आपके पाठ्यक्रम से बाहर है, इस वर्ष नहीं पढ़ना है ये आप, है ना। लिखता है 1 सिक्के 10 बार उछाले जाते हैं, तो वो बंटन वाला है ना, तो इसको नहीं पढ़ना है, छोड़ दो इसको बिल्कुल। ये इस वर्ष आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, इसको छोड़ दें, यहां पर नहीं पढ़ना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आओ, इसको कर लेते हैं। अब पूरा करना है बच्चों, यहीं पे ऐसे नहीं छोड़ देना है ना, पूरा करना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। अब देखो 9वां प्रश्न है हमारे पास, यहां पर समाकलन से दोनों ही प्रश्न हैं, 2 प्रश्न बना दिए हैं ना, 4 9 का का 9 का खा, दोनों ही आपके प्रश्न हैं। एक ही अटेम्प्ट तो एक करना होता है और दोनों यहां पर समाकलन से ही दिए गए हैं। 9 का प्रश्न है, देखो इसमें ऐसा कहता है, बहुत ही सरल है, ऐसे कह सकते हो इसको। तो आपको मेरे ख्याल से अगर 5 नंबर में पूछा जाता तो अभी इसको आप सरल कह सकते थे। यहाँ 8 में पूछा गया है, बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न 8 नंबर में पूछ दिया गया है। देखो यहाँ पर ये बहुत बार आप कर भी चुके हो। इसका आंसर हमें π/4 प्रूव करके दिखाना है। देखो कैसे करते हैं, i बराबर समाकलन 0 से π/2 ये dx बटे में 1 प्लस बच्चों यहाँ 10 लिखा है जो, उसको हम यहाँ √sin x और बटे में √cos x ऐसा लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और बदलो तो 0 से π/2 dx और यहां पर आपको √cos x एलसीएम लेना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा √ में cos x प्लस में यहां पर √ में sin x हो जाएगा। तो ये हमारा √cos x ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से 0 से π/2 यहां पर लिखना है √cos x इंटू में dx, और जबकि नीचे हमारे पास है √cos x प्लस यहां पर √sin x। तो ये हमारा समझो प्रश्न बन गया। प्रश्न तो ये था tan के पदों में, हमने इसको sin cos के पदों में बदल दिया। तो बच्चों यहां पर sin cos के पदों में बदलने से फायदा क्या हुआ, देखो फायदा बता दें। अब हमें यहां प्रगुण लगा देना है। 0 to a वाला जो प्रगुण होता है वो इस प्रकार से होता है, 0 to a fx dx को कैसे लिखते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x into dx। ठीक है, a में से x को घटाते हैं, तो यहां पर π/2 में से x को घटाना है, √cos π/2 माइनस x करना होता है, यही तो। और नीचे भी ऐसा ही करना होता है, √cos π/2 माइनस x करना है, प्लस में यहां भी ऐसे ही करना है, sin π/2 माइनस x लिखना है। sin π/2 माइनस x बराबर cos x होता है और cos π/2 माइनस x बराबर sin x होता है। तो इसको हम यहाँ पर 0 से π/2 और यहाँ इसको लिख सकते हैं sin x इंटू dx, जबकि यहाँ पर इसको cos वाले को sin में लिख सकते हैं, है ना, इसको sin x लिख सकते हैं और इसको यहाँ पर sin वाले को cos लिख सकते हैं, तो है ना, sin π/2 माइनस x बराबर cos x होता है। तो बच्चों इस पर हम दूसरा नंबर डाल लेते हैं। अब आप ध्यान से देखो, समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ने से क्या मिलेगा,
लिख देते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से। यहां जब दोनों समीकरणों को जोड़ोगे तो आई 2i हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से पाई बटे 2 है। हर देखो बच्चों दोनों के समान है तो केवल अंश और अंश जोड़ा जाएगा। dx कॉमन है तो अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और ये हमारा dx जो कॉमन वाला है उसको भी लिखना है। हर दोनों के समान है, बिल्कुल जस्ट इतना ही है, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, जो कि आप देख रहे हो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो पूरा पूरा जब कैंसिल होता है तो क्या बचता है, 1 बचता है। तो 1 का समाकलन आपको पता ही है, x होता है 0 से पाई बटे 2 हमारे पास लिमिट है। और यहाँ से देखो 2i बराबर इसको क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस 0। 2 से भाग करोगे तो i का मान पाई बटे 4 आ जाएगा। देखो है ना आसान काम। 8 नंबर ये बिल्कुल एकदम मुफ्त के ही है और दोनों ही प्रश्न आसान है। देखो ये तो हमारा 9 का है। इसके बाद जो अथवा में दूसरा प्रश्न दिया गया है वो भी एकदम आसान है। देखो इसको भी लगा देते हैं। ठीक है, आपको परीक्षा में केवल एक ही लगाना है ना, एक की चॉइस होती है और एक प्रश्न को केवल अटेम्प्ट करना होता है। चलिए भाई, अब देखते हैं आपका अगला जो प्रश्न है, कह सकते हैं कि इस सेट का बिल्कुल आखिरी प्रश्न है। यहां पर 9 माह का खा नंबर का प्रश्न है। देखो इसमें लिखा है समाकलन करिए 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन क्यूब एक्स इंटू में कॉस की पावर 4x इंटू में dx। ये है बच्चों आपका प्रश्न। देखो ध्यान से इसको लिख लें, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बटे 2। इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, लॉग, अगर लॉग के साथ में ऐसा लिखा हो, देखो लॉग m इंटू एन, तो हम इसको लॉग m प्लस लॉग n लिख सकते हैं। इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं, लिख सकते कि नहीं। तो यहां पर देखो ये इंटू है, इसको ऐसे लिख दें लॉग साइन क्यूब x प्लस में यहां लिख दें लॉग कॉस क्यूब, कॉस की पावर 4 है ना, कॉस की पावर 4x और इंटू में dx हमारा ज्यों का त्यों है। अब बच्चों यहां पर एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ध्यान से समझो। क्या पढ़ा है, इसको लॉग में अगर m की पावर n होती है तो ये n पहले लिख ली जाती है, n log m होता है कि नहीं। तो यही प्रगुण लगा देना है, ये 3 पहले लिख लो। हमें क्या करना है, 3 बाहर निकाल लेना है, 0 से पाई बटे 2 लिखो और यहां पर हमें लॉग साइन x मिल जाएगा। प्लस इसी प्रकार बिल्कुल, चलो इसमें dx के साथ में गुणा भी कर दें, प्लस बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से यहां भी हम कह सकते हैं 4 पहले, 0 से पाई बटे 2 लिमिट है और यहां पर आपको लिखना है लॉग कॉस x इंटू में dx लिखना है। ठीक है, अब और आगे की बात समझो, 3 अपना ज्यों का त्यों है, 0 से पाई बटे 2 यहां पर लिखना है लॉग साइन x इंटू में dx, प्लस 4 अपना ज्यों का त्यों, 0 से पाई बटे 2। यहां पर देखो एक प्रॉपर्टी फिर लगा देते हैं, लॉग देखो 0 से पाई, 0 से a वाली प्रॉपर्टी। देखो यहां पर क्या प्रॉपर्टी है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यही प्रॉपर्टी जो अभी उसमें लगाई वही इसमें फिर लगाओ तो हमें यहां पर मिलेगा लॉग कॉस, यहां x की जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखो इंटू में dx। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो 3 इंटीग्रेशन 0 से पाई बटे 2 लॉग साइन x इंटू dx लिखो, प्लस 4 यहां समझो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर साइन x होता है। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बटे 2 यहां पर लॉग, इसको क्या लिखेंगे, साइन x लिखें और इंटू में dx। अब बच्चों ये तो सेम हो गया ना, 3 बार ये है 4 बार ये है, तो इसको 4 3 7 लिख लो। 7 इंटू में यहां पर क्या लिखना है, 7 इंटू में इंटीग्रेशन 0 से पाई बटे 2 यहां पर लॉग साइन x इंटू में dx। ये हमारा प्रश्न है। ठीक, ये प्रश्न जो था उसको हम यहां तक ले आए, कोई समस्या नहीं। ये बच्चों इसको सीधा सीधा हमें डायरेक्ट पता है ना, इसको हम सीधा लिख लेते हैं, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 लिखते हैं। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये सीधा फॉर्मूले के रूप में यूज कर सकते हैं, 0 से पाई बटे 2 और लॉग साइन x इंटू में dx। ठीक है, इसका मान हम माइनस पाई बाई 2 लॉग 2
याद रखेंगे बिल्कुल डायरेक्ट, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है 0 से π/2 log sin। वैसे प्रश्न भी है और पीछे हमने सेटों में हल भी ये करवाया है, प्रूफ भी करवाया है। 0 से π/2 log sin x dx बराबर होता है -π/2 log 2, ठीक है। इसको हम सूत्र के रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं। तो इसको हमने लिख लिया और अब यहां पर देखो माइनस में 7π/2 इंटू में log 2, ठीक है। यही हमें आंसर में सिद्ध करवाया गया है। यहां पर सिद्ध करवाया गया है कि सिद्ध करके दिखाओ कि माइनस में 7π/2 log 2 इसका आंसर है, ठीक है। यही हमें प्रूव करवाया गया है, ये सिद्ध करवाया गया है। -7π/2 log 2 इसका आंसर हमें प्रूव करवाया गया है, ठीक है बच्चों। ये है प्रश्न आपका 9 का खा प्रश्न। तो इस तरीके से इसके सारे प्रश्न यहां पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले सेट में जो आपका सेट नंबर 4 होगा वो अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं फिलहाल इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? हालांकि आज थोड़ा जोश कम था, है ना, थोड़ा सा ये कह सकते हैं अस्वस्थ थे, लेकिन पढ़ाने की कोशिश इसलिए की कि भाई एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ रहे हैं, है ना, तो इस वजह से पढ़ना तो ज़रूरी है। जैसे भी आपने यहाँ पर देखा कि थोड़ा सा जोश कम था, है ना, तो जोश कम होने का वही रीज़न है, थोड़े से अस्वस्थ हैं। बाकी सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी है। अगले सेट जो आपका चौथा सेट होगा अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ते ज़रूर रहो। बाय बाय।